सफलता प्रयास पर निर्भर करती है। स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की बिल्कुल नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की। इसे खेलो भारत नीति 2025 भी कहा जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है और हाँ, ये 2001 की जो पुरानी नीति थी उसकी जगह लेगी। हमारी ये जो बातचीत है ये प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब पीआईबी में जो जानकारी दी गई है उस पर आधारित है और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 2026 ओलंपिक पर खास नजर रखते हुए भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाना। ये विश्लेषण उन सब के लिए काफी अहम हो सकता है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर भारतीय खेल नीति को समझना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस नीति की नींव ना 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। इसमें सिर्फ ये नहीं कि प्रतिभा पहचान ली, बल्कि विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और हाँ, खेल संघों का जो कामकाज है उसे सुधारना भी शामिल है। और इसमें खेल विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी काफी जोर है। अच्छा, ये तो पहला हुआ, बाकी 3? हाँ, तो दूसरा स्तंभ है आर्थिक विकास के लिए खेल। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा क्योंकि ये खेल को सिर्फ मेडल तक नहीं देखता। ये स्पोर्ट्स टूरिज्म, नए स्टार्टअप्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। ये तो एक नया एंगल है। बिल्कुल। तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल। ये समावेश मतलब सबको साथ लेकर चलना और हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उन्हें फिर से जिंदा करने पर फोकस करता है। और चौथा, खेल को एक जन आंदोलन बनाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें, फिटनेस कल्चर बढ़े। इसे नई शिक्षा नीति 2020 से भी जोड़ा गया है। अच्छा, तो ये 4 स्तंभ मतलब पिछली नीतियों से ये कितने अलग हैं? क्या ये भारत की खेल यात्रा में एकदम कोई नया मोड़ है? देखिए, एकदम नया मोड़ तो नहीं कह सकते। ये एक तरह से विकास यात्रा का अगला जरूरी पड़ाव है। सोचिए, 1951 में पहले एशियाई खेल हुए, फिर 1984 में पहली खेल नीति आई। तब फोकस ज्यादातर बुनियादी ढांचे और भागीदारी बढ़ाने पर था। फिर 90 के दशक में आर्थिक सुधार हुए, केबल टीवी आया, तो क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों में भी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी। हाँ, वो दौर तो याद है। फिर 2001 की नीति आई जिसने भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सफलता दोनों पर ध्यान दिया। और हाल के सालों में देखें तो जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स 2014 में आया, फिर खेलो इंडिया 2017 में, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में, एनएसपी 2025 इन्हीं कोशिशों को शायद ज्यादा संगठित और महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ाती है। महत्वाकांक्षा तो दिख रही है, पर जैसा होता है रास्ते में मुश्किलें भी तो होंगी। असली बात तो अब शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है खेल संघों के संचालन की समस्याएं। मतलब राजनीति का दखल, पारदर्शिता की कमी, पेशेवर रवैये का अभाव, ये सब। हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। हाल में भी कुछ मामले सामने आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कुश्ती महासंघ का विवाद हुआ या पहले भारतीय ओलंपिक संघ का निलंबन। ये दिखाता है कि ये समस्याएं कितनी गहरी हैं। और वो जो क्रिकेट वाली बात आप कह रहे थे, उसका कितना असर पड़ता है? असर तो बहुत ही बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, 2023 में भारत के स्पोर्ट्स मार्केट का लगभग 87% हिस्सा अकेले क्रिकेट के पास था। 87%? हाँ, 87%। बाकी सारे खेल मिलाकर सिर्फ 13% में। मतलब फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स सब मिलकर भी क्रिकेट के सामने कहीं नहीं टिकते। इससे होता क्या है, मीडिया कवरेज, स्पॉन्सरशिप, फंडिंग सब में एक भारी असंतुलन पैदा हो जाता है। 87% सिर्फ क्रिकेट, यह आंकड़ा तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। और जो एथलीटों की संख्या की बात थी, वो भी एक चुनौती है। पेरिस 2024 ओलंपिक को ही देख लीजिए। हमारे 117 एथलीट थे, जबकि अमेरिका के 594 थे, मेजबान फ्रांस के 572, ऑस्ट्रेलिया के 460। ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोजने और उन्हें सही ट्रेनिंग देकर आगे लाने में हम अब भी काफी पीछे हैं, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में। और लैंगिक असमानता, हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लड़कियों के खेल छोड़ने की दर लड़कों से 6 गुना ज्यादा है। इसके पीछे सुरक्षा की चिंताएं हैं, समाज का दबाव है, रोल मॉडल की कमी है, कई कारण हैं। और एक और बात, समाज में आज भी मतलब ज्यादातर घरों में पढ़ाई को खेल से कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये मानसिकता भी बदलनी होगी। तो मतलब कई सारी चुनौतियां हैं, प्रशासन की दिक्कतें, क्रिकेट का दबदबा,
प्रतिभा खोज में कमी, लैंगिक असमानता, सामाजिक सोच, एनएसपी 2015 इनसे निपटने के लिए क्या कुछ ठोस कदम सुझा रही है? हाँ, नीति में कई उपायों का जिक्र है। पहला तो जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोज को और मजबूत करना, खासकर उन इलाकों में जहां अब तक शायद उतना ध्यान नहीं गया। दूसरा, जिला और ब्लॉक स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और ये सुनिश्चित करना कि वो सबके लिए उपलब्ध हो। ठीक है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, खेल संघों के शासन में सुधार लाना, मतलब स्वायत्तता, पारदर्शिता और पेशेवर प्रबंधन। चौथा, लैंगिक समानता पर जोर देना, लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना, उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए सही व्यवस्था बनाना। पांचवा, टेक्नोलॉजी और खेल विज्ञान का भरपूर इस्तेमाल, जैसे एआई और डेटा एनालिटिक्स से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना, चोटों से बचाना। और छठा, जन जागरूकता अभियान चलाना, ताकि समाज में खेल को सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि करियर और एक अच्छी जीवन शैली के हिस्से के तौर पर देखा जाए। और इन सब पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा भी बनेगा। तो कुल मिलाकर देखें, एनएसपी 2025 एक काफी विस्तृत योजना तो लगती है। भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का इरादा साफ दिखता है। हाँ, इरादा तो नेक है और योजना भी काफी व्यापक है, लेकिन जैसा हम जानते हैं, असली परीक्षा कागज पर नहीं होती, जमीन पर होती है। नीति का सही ढंग से कार्यान्वयन हो, जवाबदेही तय हो और एक निरंतरता बनी रहे, यही सफलता की कुंजी होगी। अगर ये सब ठीक से हुआ तो खेल वाकई देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बेहतर नीतियां बना देने से और ज्यादा पैसा लगा देने से भारत 2036 ओलंपिक तक दुनिया के शीर्ष खेल देशों में शामिल हो सकता है, या फिर इसके लिए समाज की सोच में भी गहरे बदलाव लाने होंगे, जहां खेल को भी उतनी ही अहमियत मिले जितनी मान लीजिए पढ़ाई को मिलती है? इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको फायदेमंद लगी हो, खासकर अगर आप यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ।